दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज संघ के 100 साल पूरे होने पर दशहरा रैली में सरसंघचालक मोहन भागवत बोल रहे थे। और मोहन भागवत जब आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बोल रहे थे तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। खासकर चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद थी। बिहार का चुनाव पहले है, फिर बंगाल का, असम का और तमिलनाडु का चुनाव है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उसमें कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट किसी को दिखाई नहीं दिया जिससे लगे कि हाँ, वाकई नैरेटिव सेट करने के लिए मोहन भागवत कुछ बोल रहे हैं। पूरे देश के लोगों को बहुत निराशा हुई जब मोहन भागवत ने यह कहा कि पहलगाम हमले के बाद उन्हें पता चला कि देश के दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। 100 सालों का संगठन और उसे यह पता ना हो कि इस देश का दुश्मन कौन है, देश का दोस्त कौन है, तो निश्चित तौर पर इस संगठन को कहीं ना कहीं आम जनता, जन भावनाओं और देश और दुनियादारी की समझ रखने वाला संगठन नहीं माना जा सकता। वास्तविकता से दूर काम करने वाला संगठन ही माना जा सकता है। खासकर उस संगठन को जो 100 सालों से एक्टिव हो और उसे देश के बहुसंख्यक समुदाय की नुमाइंदगी का ठेका ले रखा हो, इस ढंग का माहौल बनाया हो और उसे इस देश का बहुसंख्यक समुदाय यानी इस देश के दोस्त और दुश्मनों का पता ना हो। जनता को बहुत निराशा हुई, उन लोगों को भी निराशा हुई जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा से हैं। और उन लोगों को कोई निराशा नहीं हुई होगी जिन्हें संघ के बारे में बहुत पहले से पता है। न इस्तीफा दूंगा न इस्तीफा देने दूंगा, यही परिस्थितियां बनी हुई है। 75 का सवाल उठाऊंगा, 75 की उम्र सीमा के बाद न खुद पद छोड़ूंगा और न ही सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए संघ के किसी प्रचारक को, भले ही वो प्रचारक की जगह प्रधानमंत्री की भूमिका में ही क्यों ना आ गया हो, उसे पद छोड़ने दूंगा। यही आज की तारीख में संघ की परिस्थितियां हैं। और साहस की जहां तक बात है तो संघ से साहस की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती। साहस की उम्मीद यदि की जाती तो निश्चित तौर पर इमरजेंसी के दौर में माफीनामे जैसी चीजें नहीं होती। खैर, बात चुनावी हिंदुत्व की होती है, बात संघ के नैरेटिव की होती है, बात इस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय की बड़े पैमाने पर एकजुटता की होती है। क्या आप में से किसी को दिखा कि इस तरह की बातें जो बिहार चुनाव को प्रभावित कर सके, ऐसी कोई बातें कही गई हो? आखिर बिहार जाते जाते संघ फेल क्यों कर जाता है? आखिर तमिलनाडु में संघ की गतिविधियां और भाजपा की गतिविधियां सेंगोल की सत्ता के द्वारा ब्रांडिंग के बावजूद ऊपर क्यों नहीं बढ़ पाती? आखिर पश्चिम बंगाल में बंगाली अस्मिता के सामने और जिस देश में भारत के अंदर, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जिस जिस इलाके में सबसे पहले रेनेसां यानी पुनर्जागरण की स्थिति विवियन डेरोजियो और राजा राम मोहन राय के जमाने से शुरू हुई, उस राज्य में संघ का चुनावी हिंदुत्व अपनी जड़ें क्यों नहीं जमा पाता? असम में थोड़ा बहुत काम शुरुआती दौर में संघ ने किया, लेकिन बाद के दौर में संघ को भी कहीं ना कहीं उधार के सिंदूर पर भरोसा करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी से ला करके मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, तब जाकर वहां पर कुछ गुंजाइश बनती हुई दिखाई दी। अब हालात दूसरे हैं। अब सबसे पहला लिटमस टेस्ट जहां नरेंद्र मोदी सत्ता की अग्नि परीक्षा है, जहां अमित शाह की चाणक्य नीति कसौटी पर है, उस राज्य बिहार में होनी है। क्या बिहार के लिए कोई कार्य योजना, कोई ब्लूप्रिंट आज आपको दिखा? आखिर बिहार का चुनाव हो किस मुद्दे पर रहा है? एक फैक्टर बिहार जाते ही जाति का हो जाता है। जो चुनावी हिंदुत्व के लिए सबसे बड़े एंटीडोट के तौर पर काम करता है तो वो जाति की राजनीति, सांप्रदायिकता बनाम जातिवाद की राजनीति में बिहार जाति की राजनीति के साथ अक्सर खड़ा हो जाता है। दूसरा, जो पिछले हाल के 20-25 सालों के दरमियान जिसे आज जेनजी कहते हैं, नौजवानों के बीच खड़ा हुआ है, भले ही उसे बेरोजगारों को आकांक्षी युवा या एस्पिरेशनल यूथ कह दिया जाए, उनके बीच अग्निवीर से लेकर वैकेंसी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक में मंदी की स्थिति तक से रोजगार के जो संकट है, उस संकट की परिस्थितियों ने भारतीय जनता पार्टी के 11 सालों की सत्ता के खिलाफ उन नौजवानों को काफी हद तक खड़ा किया है। तीसरी परिस्थितियां किसानों की है, न तो उन्हें एमएसपी गारंटी मिली और न ही दूसरी ऐसी बेनिफिट्स उन्हें मिली जो किसान संगठनों की मांगे थी। वैसे भी बिहार में किसान एक वोट बैंक नहीं है, इसलिए भी नहीं है कि बिहार के ज्यादातर हिस्सों में खेती कहीं ना कहीं पट्टा यानी बटाईदारी के सिस्टम पर चलती है। लेकिन क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम बिहार के सिस्टम को, नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहे तो सिस्टम को, उस सिस्टम को अपने सिस्टम के अंदर घुसा पाया है? नहीं पाया है। कारण क्या है?
कारण बिहार की परिस्थितियों और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बीच एक ऐसा गैप है जिस गैप को खुद भारतीय जनता पार्टी कभी संविधान बचाओ के नैरेटिव के सेट होने के बाद नहीं तोड़ पाती, तो कभी मोहन भागवत के ही आरक्षण पर समीक्षा के बयान के बाद नहीं तोड़ पाती। अब जब तोड़ने का वक्त बीजेपी को दिखाई दे रहा था, तब प्रशांत किशोर ने बिहार में भाजपा की पूरी स्टेट लीडरशिप को कटघरे में खड़ा कर दिया। चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे विधानमंडल दल के नेता या उप मुख्यमंत्री हो, सबको एक साथ खड़ा कर दिया एक ऐसे मुद्दे पर जहां से लालू परिवार को कथित जंगल राज जो बीजेपी कहती है उस मुद्दे पर घेरने का मौका तो अभी है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो मुद्दा कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या भाजपा क्या राजद, जनता के बीच में दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बिहार किधर जा रहा है और मोहन भागवत क्यों कुछ नहीं कर पा रहे। तो बिहार की राजनीति में की चर्चा के पहले एक बात को समझ लेना आवश्यक हो जाता है। बिहार में दोनों गठबंधनों में दो प्रमुख दल हैं, कुछ और छोटे छोटे दल भी हैं, लेकिन दो प्रमुख पार्टियां दोनों दलों में है। एनडीए के अंदर नीतीश कुमार की जेडीयू है, तो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी है। वहीं इंडिया गठबंधन के अंदर एक तरफ से कांग्रेस पार्टी है, तो दूसरी तरफ से बिहार में गठबंधन को लीड कर रहा राष्ट्रीय जनता दल है, यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी। अब इन चार दलों के बीच और दो गठबंधनों के बीच प्रशांत किशोर भी अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं, और प्रशांत किशोर खासकर भाजपा वाली सीटों पर ज्यादा प्रभावी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि भाजपा के कोर वोटर कहीं ना कहीं पलायन के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, जन समस्याओं के मुद्दे पर, ग्रामीण स्तर पर और लोकल लेवल पर जो ब्यूरोक्रेसी का, लोअर ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार है जिससे आम जनता का रोजमर्रा का पाला पड़ता है, उस मुद्दे पर प्रशांत किशोर के साथ क्लब होते हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसे तोड़ नहीं पा रही, और आखिर तोड़ भी कैसे पाएगी। 11 सालों की सत्ता में जो आपने दिया है उसकी ब्रांडिंग का वक्त था, लेकिन 11 सालों की सत्ता में दिया क्या? कभी लव जिहाद के नाम पर नौजवानों को घुमाते रहना, कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी अली बनाम बजरंग बली का कथित नैरेटिव सेट करके घुमाते रहना। अब जनता, खासकर नौजवान, जिसे अब जेनजी कहते हैं, जिसे आकांक्षी युवा कहते हैं कुछ लोग, अब वो अलग मुद्दे पर जा रहा है। अब वो अपने मुद्दे पर जा रहा है। उसे पता है कि एक देश के औद्योगिक राज्य से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के दोनों शीर्ष नेता आखिर क्यों चाहेंगे कि बिहार में फैक्ट्रियां लगे। गांव गांव तक की परिस्थितियां तो यही है कि बिहार में फैक्ट्रियां लगने से गुजरात में पलायन होना बंद हो जाएगा। गुजरात के लोगों को न मजदूर मिलेंगे न इंजीनियर मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ यही लगेगा। और क्यों चाहेगी गुजरात की लीडरशिप की गुजरात की फैक्ट्रियां बंद हो जाए? ये सवाल प्रशांत किशोर ने आम जनता के दिमाग में तो भर दिया है। राजनीतिक तौर पर वो कितना फायदा उठा पाएंगे, कितना नहीं उठा पाएंगे, या कोई और फायदा उठा लेगा, ये अलग बात है। वैसे भी अन्ना हजारे ने जब कांग्रेस के विरोध में पूरे देश में माहौल बनाया, तो दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी मौजूद थी वहां उसने फायदा उठाया। पूरे देश में आम आदमी पार्टी की कोई ताकत नहीं थी, वहां नरेंद्र मोदी ने फायदा उठाया। अब उस आंदोलन, उन परिस्थितियों पर भले ही सीएजी तक ने कोर्ट में माफी मांगी हो, लेकिन तात्कालिक तौर पर कांग्रेस का नुकसान तो कर दिया था। अब बिहार के दोनों गठबंधनों पर आते हैं कि कैसे मोहन भागवत फेल हो रहे हैं। दोनों गठबंधनों में दो ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें जनता का एक बड़ा हिस्सा पावर में नहीं आने देना चाहता। एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, जिसके बारे में समाज का कम से कम 20%, 25% तबका ऐसा है जो नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आए। वहीं इतना ही बड़ा तबका इंडिया गठबंधन के साथ होने या उसके प्रति हिमायत करने के बावजूद ये नहीं चाहता कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने। वहां भी 20, 25 या 30% बिहार के ऐसे वोटर हैं जो किसी कीमत पर राजद की सरकार नहीं बनने देना चाहते, राजद के नेतृत्व में सरकार नहीं चाहते। तो आधे से ज्यादा वोटर बिहार में इस मानसिकता के हैं जो भाजपा और राजद की सरकार नहीं चाहते। और स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक बहुत छोटा है, तो जो वोटर न भाजपा को चाहता है न राजद को चाहता है, उसके बीच ये मानसिकता है कि नीतीश ठीक है। जो 2015 में प्रशांत किशोर कहते थे बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, जो नारा सेट किया गया, वो नीतीश कुमार वाली परिस्थिति, चाहे उनके सेहत के बारे में कोई भी खबर फैल रही हो, ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा करती है कि बिहार के वोटर का बड़ा तबका
इस मानसिकता का है जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बनने वाली सरकार की हिमायत नहीं करता। अब इसी दरमियान इन दोनों गठबंधनों में दो पार्टियां ऐसी हैं, चाहे उसके विरोध या समर्थन करने वाले लोग मिले, कोई उसके समर्थन में दिखे, कोई उससे सहमत दिखे, असहमत दिखे, कोई उससे मत भिन्नता रखे या उससे उसके मत के साथ जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन दोनों गठबंधनों में एक एक राजनीतिक दल यानी कुल दो राजनीतिक दल बिहार में ऐसे हैं जिनको वोट देने में, जिनका समर्थन करने में बिहार के किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के बीच कोई ऐसी भावना नहीं है कि इनका समर्थन हम नहीं कर सकते। वो भले उन्हें वोट दे या ना दे, वोट स्थानीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, लेकिन दो पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें वोट देने में किसी भी समुदाय को हिचक नहीं है। वो पार्टियां हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, जनाधार चाहे जितना छोटा हो, जितना विस्तृत करने की कोशिशें हो, लेकिन कांग्रेस को वोट देने में बिहार के जाति धर्म के किसी भी जाति धर्म या किसी भी वर्ग को, किसान हो, नौजवान हो, मुसलमान हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरह जनता दल यूनाइटेड की स्थिति है। आधार वोट भले ही छोटा हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से समाज के किसी वर्ग को जेडीयू या कांग्रेस से कोई नफरत की बात बिहार के अंदर नहीं है। और अभी बिहार की पॉलिटिक्स की जो सिल्वर लाइनिंग है, बिहार की वोटिंग पैटर्न की जो सिल्वर लाइनिंग है, उसको देखते हुए बड़ा मौजू हो जाता है कि आखिर तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को पर्याप्त स्पेस क्यों नहीं देना चाहते। आखिर उत्तर प्रदेश में जैसे बहुजन समाज पार्टी को येन केन प्रकारेण किनारे लगा दिया गया, बिहार में एक बफर जोन की तरह जो जनता दल यूनाइटेड बनी हुई है, उसे किनारे क्यों नहीं लगाया जाना संभव क्यों नहीं हो पा रहा। यहीं पर बिहार की पॉलिटिक्स पूरी तरह से टिकी हुई दिखती है। और इस पॉलिटिक्स में एक चीज तो साफ दिखाई देती है, सीटें किनकी बढ़नी है, कितनी घटनी है, कितनी घटेगी, कितनी बढ़ेगी, पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस की सीटें बिहार में बढ़ रही है। 1 बढ़े या 20 बढ़े, 30 बढ़े, कोई नहीं जानता। समय बताएगा, वोटिंग पैटर्न बताएगा, चुनाव की परिस्थितियां बताएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की सीटें पिछली बार से नीचे आ रही है। कितनी नीचे आएंगी, 1 घटेंगी या 30 घटेंगी, ये वक्त बताएगा। बिहार की जो परिस्थितियां हैं, उसमें सामाजिक परिस्थितियों में संघ अपने आप को आखिर क्यों इररिलेवेंट पा रहा है, अप्रासंगिक पा रहा है। कोई भी संगठन, चाहे वो एनजीओ हो या कोई विचारधारा का संगठन हो, कोई भी संगठन आप देखें, संगठन कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक दर्शन को साथ जोड़कर चलता है। क्या मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या आज कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं मोहन भागवत की स्पीच में कोई आर्थिक या सामाजिक दर्शन किसी को दिखा कि इस देश की तरक्की के लिए, इस देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल कराने के लिए, इस देश के अलग अलग हिस्सों में जो क्षेत्रीय असंतुलन यानी रीजनल इंबैलेंस की स्थिति है, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कहीं कुछ कहा? क्या इस देश की सामाजिक परिस्थितियों में जो सोशल गैप है, सामाजिक स्तर पर, जातीय स्तर पर, सांप्रदायिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जो गैप है और जो इनकम गैप मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से बढ़ा है, उसको कम करने की दिशा में बातें भले कही हो कि गैप बढ़ा है, गरीबी अमीरी के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट क्या मोहन भागवत के पास है? क्या किसी ने सुना? और जब तक इस देश में किसान, नौजवान, आम आदमी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जब तक समाज के सभी वर्गों के लिए कोई ब्लूप्रिंट, कोई आर्थिक या सामाजिक दर्शन, सोशल और इकोनॉमिक फिलॉसफी किसी पार्टी या विचारधारा या किसी संगठन के पास नहीं होगी, वो लंबे समय तक उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस पार्टी की तो कम से कम इस बात के लिए खासकर राजीव गांधी की तारीफ करनी होगी। जब कांग्रेस 100 साल की हुई, 1885 में बनी हुई कांग्रेस जब 1985 में पहुंची, तब राजीव गांधी ने खुलेआम इस बात को स्वीकार किया कि दिल्ली से यदि 1 रुपया चलता है तो नीचे पहुंचते पहुंचते घिस कर वो 15 पैसे बचता है, 85 पैसे बीच के लोग डकार जाते हैं। क्या आज बीच के लोगों की भूमिका में संघ के लोग नहीं है? दिल्ली में जाकर के किसी मंत्रालय में देख लीजिए, पता चल जाएगा कि संघ के लोग बीच की भूमिका में हैं या नहीं। क्या प्रचारकों की अब वो भूमिका रह गई है जो नरेंद्र मोदी सत्ता के पहले थी? आज की तारीख में या पहले भी संघ के फैलाव के लिए, संघ के विस्तार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उनके क्षेत्रीय प्रचारक, प्रांत प्रचारक, जिला प्रचारक वगैरह होते थे।
आज क्या प्रचारक उपभोक्तावाद की संस्कृति से बाहर निकल पाए हैं, ऊपर उठ पाए हैं? स्वाभाविक है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति के दलदल में संघ के प्रचारक भी फंसते चले गए। एक छोटा उदाहरण देता हूं, कम्युनिस्ट पार्टियां बंगाल में क्यों खत्म हुई? कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हुई फुटबॉल क्लब से। फुटबॉल क्लब पर मामले सुलझाने का काम वाम मोर्चे के सत्ता में आने के साथ 77 में शुरू हुआ। लोगों को यह अच्छा लग रहा था क्योंकि कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं होती थी, न्यायप्रिय तरीके से वहां काम हो जाता था। बंगाल में फुटबॉल का महत्व सभी जानते हैं कितना है। मोहन बगान, चर्चिल ब्रदर्स जैसे क्लब वहां हुआ करते थे, ईस्ट बंगाल जैसे क्लब हुआ करते थे। लेकिन फुटबॉल क्लब का मुद्दा सुलझाने वाला जो फैक्टर था, आगे चलकर वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसता चला गया, निचले स्तर के भ्रष्टाचार की बुनियाद डालते हुए दिखाई दिया। वहां से डिटैचमेंट शुरू होता है, वहां से लोग उससे दूर होना शुरू होते हैं कि कहीं ना कहीं रक्षक ही भक्षक वाली भूमिका में जब नीचे दिखाई देने लगा, उपभोक्तावादी संस्कृति से वो अप्रभावित होने से बच नहीं सका लाल झंडे का कैडर, तो लाल सलाम पश्चिम बंगाल में पहले बंगाल के गांव गांव से निकलकर कलकत्ता में अलीमुद्दीन स्ट्रीट तक सिमटा और बाद में अलीमुद्दीन स्ट्रीट से भी बाहर निकलकर कागजों पर सिमटा, क्योंकि सत्ता के साथ जो बुराइयां आती है वो घेरती हुई चली गई। यही स्थिति अभी संघ की है। भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक दल है, उसके साथ जो बुराइयां आती है, पहले कांग्रेस के साथ आई, भाजपा के साथ आई, जनता दल के साथ आई, वो सभी पार्टियों के साथ आई। लेकिन संघ के कैडर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी उस तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे, सत्ता की वजह से आने वाली बुराइयों से नहीं जुड़े थे जो आज के दौर में जुड़े हैं। और जब आज के दौर में संघ ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं सिस्टम का हिस्सा होता हुआ दिखाई दिया है, तो उसके बाद मोहन भागवत हो या कोई भी हो, कल को दत्तात्रेय होश बोले भी प्रचार वो सरसंचालक बन के आ जाएंगे, लेकिन वो चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में अब होंगे, नैरेटिव को गढ़ पाने की स्थिति में होंगे। अब ये बात बेमानी हो चली है। आगे आगे देखिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।